हेलो गाइस, दिस इज़ आरती कौशिक और मैं आप सबके सामने आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि एनसीईआरटी बुक में रिकमेंडेड है। और ये जो लेसन है ये मैंने सीबीएसई के लिए चूज़ किया है, क्योंकि हरियाणा बोर्ड का सिलेबस अभी कट डाउन नहीं हुआ है और सीबीएसई का सिलेबस कट डाउन हो गया, जिसमें हिस्ट्री में बस 2 ही चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर थर्ड, जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया है। मैं इस चैप्टर को इसलिए डिस्कस करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस, इन सब का डिवीजन 20-20 मार्क्स का होता है। तो हिस्ट्री जो अकेला 20 मार्क्स के लिए प्रिपेयर की जाती है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, जिसमें अभी 2 चैप्टर ही इंक्लूडेड है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा पॉइंट इसलिए भी है इसका इंपॉर्टेंट होने का कि भाई ये हमारे इंडिया के नेशनलिज्म की बात करें कि इंडिया में कैसे नेशनलिज्म और राष्ट्रीयवाद आया। राष्ट्रीयवाद मीन्स कि कैसे इंडिपेंडेंस आई, कैसे हमने स्ट्रगल करा, कैसे गांधी जी ने डिफरेंट मूवमेंट स्टार्ट करी और क्या रीज़न था कि एक मूवमेंट के बाद दूसरी स्टार्ट करनी पड़ी, और क्या अंग्रेज़ों ने उनको दबाने के लिए, सुप्रेस करने के लिए, ओप्रेस करने के लिए क्या क्या उन्होंने कदम उठाए, और क्या फिर हमने कैसे कैसे तरीके अपनाए इंडिपेंडेंस को पाने के लिए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो मस्ट आते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि जो भी चैप्टर जिसमें भी गांधी जी की बात आ जाती है, जिसमें भी हमारी इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल की बात आ जाती है, हमारी मूवमेंट की बात आ जाती है, क्योंकि एज ए इंडियन सिटीजन वी नीड टू नो आवर नेशनल मूवमेंट्स, आवर स्ट्रगल। तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। थर्ड पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगी कि हमें एनसीईआरटी बुक ही प्रीफर करनी चाहिए अगर हम स्कूल्स में जा रहे हैं या स्कूलिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट जब हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तब भी हम एनसीईआरटी को ही प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे तो अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि भाई एनसीईआरटी में वो पॉइंट कहीं पे भी नहीं है और वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक डिज़ाइन ही हमारे स्कूल सिलेबस के अकॉर्डिंग की जाती हैं। और ये इन्हीं बुक्स की हेल्प लेके अदर जो ऑथर्स हैं हमारे, वो अपनी गाइड्स बनाते हैं और उन क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके बस सिंप्लीफाइड करके आपको दे देते हैं। तो आप किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आप एनसीईआरटी प्रेफर कीजिए। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते कोई भी एक्स्ट्रा बुक तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए। मैं आप लोगों को पैराग्राफ के साथ साथ क्वेश्चन बताती चलूँगी कि भाई इस पैराग्राफ से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं और आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। आपको ना ही किसी एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत होगी, ना ही किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत होगी। आप ऐसे ही एनसीईआरटी बुक से अपना प्रिपेयर कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक अफोर्डेबल भी है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर हेल्पिंग बुक्स। तो आप एनसीईआरटी बुक्स को ही प्रेफर कीजिए और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एनसीईआरटी बुक्स की हेल्प से। ऐसा नहीं है कि भाई आप पीछे रह जाओगे और आपके जो क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, वो आगे निकल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको एक चीज़ को ये समझने की ज़रूरत है कि इससे हम मॉडिफाई करके कैसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज़ को घुमा फिरा के ही क्वेश्चन बन जाता है, बस वो समझने की ज़रूरत है। जितनी बार आप चैप्टर रीड करते हो उतनी बार आपको समझ आता है कि इससे ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आई विल रिकमेंड यू टू रीड द चैप्टर वंस एंड ट्वाइस, एंड सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड इट डीपली एंड क्लियरली, सो डैट। और जब हम चैप्टर पढ़ते जाते हैं तो हमें समझ आता है पहले ये हुआ था, फिर वो हुआ था, फिर वो हुआ था, ये हमारे माइंड में सेट हो जाता है। पर अगर हम हेल्पिंग बुक्स की हेल्प लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि हमें बने बनाए क्वेश्चन मिले होते हैं जिससे हम उनको रटते जाते हैं और फिर हम एग्जाम में भूल जाते हैं। तो मस्ट रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटीज। सो लेट्स बिगिन विद मी। तो पहले बात करते हैं हम नेशनलिज्म इन इंडिया की। तो इस पैराग्राफ में जो मैं पहले बात कर रही हूँ, तो इसमें बस 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है नेशनलिज्म, सेकंड है कॉलोनीज, जिसमें कॉलोनिज्म की बात बोली गई है। तो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयवाद। नेशनलिज्म कोई भी एक फीलिंग है जिसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं ना, एक्चुअली में ये क्या है? ये एक फीलिंग है जो लोगों में तब आती है जब वो स्ट्रगल करते हैं इंडिपेंडेंस के लिए। देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो हम मल्टी कल्चरल लोग हैं, डाइवर्स है हमारी कंट्री, जिसमें मल्टीलिंगुअल लोग रहते हैं। मल्टीलिंगुअल मीन्स वो बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हैं। 22 लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट बोलते हैं जिनको हम स्थानीय भाषाएं बोलते हैं, जैसे हरियाणवी हमारी एक डायलेक्ट है। तो सेम
हमारे बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, तो ये डाइवर्सिटी आ जाती है। फिर भी अगर हम मेजर लेवल पे देखें तो 70% लोग हिंदी यूज़ करते हैं, तो वो उनको यूनाइट करती है। फिर भी हमारे जो रिलीजन है वो डिफरेंट है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, फिर भी वो यूनाइट हुए। जब जब वो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे वो यूनाइट हुए। क्यों हुए? जब भी कोई हमें सुप्रेस करता है, सब पे एक तरह से अत्याचार करता है, तो लोग मिलजुल जाते हैं और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, और वो सब तभी संभव होता है जब वो यूनाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ इंडिया में। यहाँ पे बोला गया है कि जैसे यूरोप में मॉडर्न नेशनलिज्म आया, तो वो किसके साथ आया? वो इस थॉट के साथ आया कि वहाँ पे फॉर्म करनी है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट में एक नेशन स्टेट, एक नेशन को बनाना है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिपेंडेंस से पहले प्रोविंस थे, बहुत सारे प्रांत थे अलग अलग, और उन पे राजाओं का शासन होता था। तो क्या होता था कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग राजा का शासन है, तो वो अलग अलग करेंसी बनाता था, अलग अलग अधिकार देता था अपने सिटीजन्स को। तो ऐसा होता था कि वो राजा के ऊपर डिपेंड करता है, वो लिबरल थिंकिंग का है या भाई वो तानाशाही है। तो वो कैसे अधिकार देता है, उनको ज़्यादा फ्रीडम देता है या उन पे ज़्यादा अत्याचार करता है। बट जब अंग्रेज़ आ गए तो उन्होंने मोस्टली हमारे बहुत सारे प्रांतों पे उन्होंने उनको हरा दिया, उनके साथ युद्ध किया, बहुत सारी कूटनीति अपनाई और उन पे शासन कर लिया और बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। उन्होंने हमारे देश से ही रॉ मटेरियल के लिया, जैसे किसानों को उन पे दबाव डाला कि आप नील की खेती करो, आप इस चीज़ की खेती करो, आप तंबाकू की खेती करो, और यहीं से कच्चा माल लेके जाने लगे और वहाँ से प्रोडक्ट बना के हर मार्केट के रूप में भी उन्होंने इंडिया ही दिखाई देता था और वहीं पे सेल करते थे। तो हमारे लोगों को वो सुप्रेस करते जा रहे थे, उनसे इतना ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, तो उन्होंने इतने ज़्यादा अत्याचार कर दिए थे कि लोग का गुस्सा फूट पड़ा और वो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करने लगे। सेम यूरोप में हम फर्स्ट लेसन में पढ़ते हैं जिसमें एक नेशनवाद की भावना जागी थी। तो सेम इंडिया की बात हम इस चैप्टर में करेंगे कि कैसे ये हुआ। तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में बस यही है कि नेशनलिज्म कैसे राइज हुआ। सेम वियतनाम जो है इंडिया की तरह वो भी एक कॉलोनियल कंट्री है। कॉलोनिज्म और कॉलोनीज क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे या एक लैंड के पार्ट पे क्या कर लेती है, अधिकार जमा लेती है, तो उसको कॉलोनियल कंट्री बोला जाता है। जैसे इंडिया है, इंडिया एक कॉलोनियल कंट्री है जिसपे इंग्लैंड ने शासन किया था। तो सेम द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मीन्स कि भाई हम उन अंग्रेजों के शासन के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहे थे कि भाई हमारे देश से चले जाओ और हमें आज़ादी दे दो। तो उसके साथ जुड़ा हुआ था ये नेशनलिज्म की भावना, और ये मॉडर्न नेशनलिज्म जो है वो हमारा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट थी। People began डिस्कवरिंग देयर यूनाइटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म। और लोगों ने डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया यूनिटी। यूनिटी कैसे? जैसे उनमें ये भावना नहीं थी कि भाई हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, वो सब ये मानते थे कि भाई हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो वो यूनिटी जो है, वो यूनिटी उन्होंने डिस्कवर की कि उसी की हेल्प से वो स्ट्रगल कर सकते हैं इस कॉलोनिज्म के अगेंस्ट। द सेंस ऑफ बीइंग ओप्रेस्ड अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड ए शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। देखो, जब अंग्रेज सब लोगों पे सेम अत्याचार कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि भाई वो हिंदुओं को अलग तरीके से टॉर्चर करते थे और मुस्लिमों को अलग। तो जो ये ओप्रेस्ड फीलिंग थी कि वो सबको ओप्रेस कर रहे थे, सबको दबा रहे थे कॉलोनिज्म के अंदर, और ये अंग्रेज जो हैं ये जब हम पे शासन कर रहे थे तो हम पे अत्याचार कर रहे थे, उसके थ्रू लोगों ने बॉन्ड को शेयर किया, उस पेन को शेयर किया, और उस पेन ने और उस बॉन्ड ने लोगों को एक ग्रुप में बांध दिया और एक यूनाइट कर दिया, और उन्होंने फिर स्ट्रगल किया। But each class group felt the effect of colonialism differently. Their experience were varied. Their notion of freedom were not always the same. देखो, जग अगर हम बात करें किसानों की, तो वो टैक्स से मुक्ति चाहेंगे, वो वही फसल उगाना चाहेंगे जो भाई उनको ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे किसान तो वही अपना सस्टेनेबल जो क्रॉप है वही उगाना चाहेंगे कि भाई वो धान की खेती करें या फिर चावल या फिर वो गेहूं की खेती करें या फिर दालों की खेती करें जो उनको सस्टेन कर रही हैं, ना कि वो कमर्शियल प्रोडक्ट को ग्रो करेंगे। अगर हम मिडिल क्लास फैमिली का देखें, अपर मिडिल क्लास फैमिली का देखें, जो भाई लॉयर्स थे या भाई जो टीचर थे, तो वो ये चाहेंगे कि हमारे देश में हमें भी जॉब मिले, हमें भी गवर्नमेंट एजेंसीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो अलग अलग जो क्लास होती है, लोअर क्लास होती है, अपर क्लास होती है, तो उनकी
लिए जो फ्रीडम है उसका मतलब अलग होता है। और इसीलिए जो अलग अलग लोग हैं वो क्यों, क्योंकि वो अलग अलग जो लोग हैं उनके लिए टॉर्चर का मीनिंग भी अलग होता है। जैसे अगर कोई लॉयर है और उसको केस नहीं लड़ने दिया जा रहा है, या उसको अधिकार, उतने अधिकार नहीं दिए जा रहे जितने अंग्रेज लॉयर को दिए जा रहे हैं, इंग्लिश लॉयर को दिए जा रहे हैं, तो वो उसके लिए क्या है, एक अत्याचार है, टॉर्चर है। तो ये अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग लोगों के लिए जो फ्रीडम का नोशन है वो भी अलग अलग है। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फोर्स दिस ग्रुप टुगेदर विद वन मूवमेंट, बट द यूनिटी डिड नॉट एमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट। तो जो कांग्रेस जो एक पार्टी उभरी थी 1885 में महात्मा गांधी जिसके के अंडर उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ लेके आने की बात की, बट यूनिटी कभी भी कन्फ्लिक्ट के बिना नहीं आती। इसके बाद फिर मुस्लिम लीग भी क्रिएट हुई कांग्रेस के बाद। तो इस चैप्टर में हम यही अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे नेशनलिज्म आया और कैसे हम कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट हमने फाइट किया। इस चैप्टर में हम फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में। एक्चुअली हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसके इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा इंडिया जैसी कंट्री पे जो कि एक कॉलोनियल कंट्री थी। फिर हम खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि टाउन्स में, कंट्री साइड में उस कैसे कैसे चली, क्या क्या उसके इफेक्ट पड़े और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या आई। फिर सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे, रोल्स एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्वराज मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसको वंदे मातरम मूवमेंट भी बोला जाता है इंडिया में। और सिविल डिसओबीडेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सिविल डिसओबीडेंस हुआ और उसने कैसे हम पार्टिसिपेट किया इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। सो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इस पैराग्राफ में देखें हम, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1980 तक चला था। और ये किस किस के बीच में लड़ा गया था, दो ग्रुप बन गए थे और उन दो ग्रुप के बीच में ये फाइट हुई थी। फर्स्ट ग्रुप में था जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बल्गेरिया, ओटमन एम्पायर। और दूसरा ग्रुप में था ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट। तो ये दो ग्रुप बने थे जिसमें हमारा ब्रिटेन भी था। और ब्रिटेन एक एरिया है जो इंग्लैंड को कंसिस्ट करता है। जैसे मैंने बोला कि इंग्लैंड हम पे शासन किया था इंग्लैंड ने, और जो इंग्लैंड है वो कंट्री है। तो जो अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो उसमें इंग्लैंड भी आ जाता है, वेल्स भी आ जाता है और स्कॉटलैंड भी आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड जो है वो एक कंट्री है जो हमारे ब्रिटेन रीजन में है। या फिर बोले तो ग्रेट ब्रिटेन एक पूरा रीजन है जिसमें इंग्लैंड भी आ जाता है, वेल्स भी आ जाता है और स्कॉटलैंड भी आ जाता है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, अब बोले तो एशिया, अफ्रीका और जो हमारा यूरोप है, ये तीन कॉन्टिनेंट जो है एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। तो उसमें जितनी भी कॉलोनियल कंट्री थी, जैसे अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ तो इंग्लैंड ने हमारे ऊपर शासन किया हुआ था, तो यहाँ से वो सिपाही भेज रहे थे। अगर यहाँ से सोल्जर जाएंगे, यहाँ से जो हमारा गोला बारूद जाएगा और यहाँ से एक्सपेंसेस जाएंगे युद्ध के लिए, तो इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा, उन कंट्रीज़ पे पड़ेगा जिनको कॉलोनाइज्ड किया गया है। तो इंडिया पे भी उसका इफेक्ट पड़ा। सेम इन द ईयर 1919 जो कि 1980 के बाद आया। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद इन द ईयर 1990 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेड टू न्यू एरियाज। नेशनल मूवमेंट नए नए एरिया में स्प्रेड हो रही थी, नए सोशल ग्रुप उसमें आ रहे थे और नए तरीके अपनाए जा रहे थे स्ट्रगल करने के लिए। तो हम यही समझेंगे कि कैसे स्ट्रगल किया और कैसी इम्प्लीकेशन आई। बट उससे पहले हम ये समझेंगे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार आया तो उसने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के क्या इम्पैक्ट पड़े इंडिया पे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, कई बार ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ, तो 1914 से 1918 तक हुआ। ये नहीं पूछा जाता 10th क्लास में कि किस किस के बीच में हुआ, बस ये आता है कि कब से कब तक हुआ। तो 1914 टू 1980 इन केस ये पूछ सकते हैं। इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट बट द इम्पैक्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट अगर हम 10th क्लास के अकॉर्डिंग देखें तो इम्पैक्ट क्या था कि वार ने एक इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन क्यों क्रिएट की,
क्योंकि देखो इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ता है जब वार होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा गोला बारूद चाहिए होता है, पैसों की ज़रूरत होती है, और पॉलिटिकल सिचुएशन इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि फोर्सफुली लोगों को भर्ती किया जा रहा था आर्मी में, क्योंकि आर्मी कम पड़ जाती है युद्ध में, तो क्योंकि इतनी ज़्यादा फोर्स एक साथ, जब इतने ज़्यादा लोग 3 कॉन्टिनेंट में लड़ाई हो रही है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों मिलके विश्व युद्ध, इसीलिए तो इसको बोला गया है कि उसमें युद्ध हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा सोल्जर चाहिए होते हैं। तो फोर्सफुली अगर रिक्रूटमेंट करेंगे और बहुत सारे लोग मर जाएंगे तो लोगों में गुस्सा फूटेगा, तो इसलिए एक पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इट लीड टू हुज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर कि भाई हम अपने डिफेंस को, जैसे गोला बारूद को खरीदें, हम मिसाइल्स खरीदें या फिर हम टैंक खरीदें, तो उसको एक्सपेंड करने के लिए उसकी डिमांड बढ़ गई कि हम अपनी सेना को, हम अपनी आर्मी को शक्तिशाली बनाएं। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए डिमांड बढ़ गई कि भाई हमें डिफेंस को एक्सपेंड करना है। विच वाज फाइनेंस्ड बाय वार लोन, जो किसके थ्रू फाइनेंस की गई? फाइनेंस का मतलब है कि उसकी हेल्प की गई वॉर बाय वॉर लोन। एंड वॉर लोन को चुकाने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिए गए? टैक्स। और टैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो लोग क्या होंगे? वो उनका जीना दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ पे टैक्स लगाएंगे। इतने ज़्यादा अमीर लोग तो हैं नहीं इंडिया में, तो उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसकी लोन को चुकाने के लिए टैक्स इंक्रीज हो गए। कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर देगी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? जब भी किसी कंट्री से बाहर, मतलब कोई भी एक्सपोर्ट होता है या इम्पोर्ट होता है, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको कस्टम ड्यूटी बोला जाता है। तो कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दी गई। एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर स्ट्रगल बढ़ गया। थ्रू द वार ईयर प्राइसेस इंक्रीज्ड। इतने ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो गए कि वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले, वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 में हुआ, उससे पहले 1913 में जितने प्राइस थे उसके दोगुने हो गए 1980 में। वर्ल्ड वार जैसे ही ख़त्म हो उसके बाद डबल हो गई, क्या रेट डबल हो गया चीज़ों का, जिसकी वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया। क्योंकि हर इंसान तो इतना ज़्यादा अमीर नहीं होता ना, सब मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से बिलोंग नहीं करते, कुछ लोअर मिडिल क्लास में भी होते हैं जिनका डेली का जो खाना पीना है वही पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उनके लिए इतना ज़्यादा जो महंगाई बढ़ गई थी और जो टैक्स बढ़ गया था उसको चुका पाना बहुत मुश्किल हो गया था। और जो गांव के लोग थे उनको फोर्सफुली क्या करा गया? भर्ती किया गया, और उनको बोला गया कि भाई जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमें सोल्जर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर दो। और फोर्स रिक्रूटमेंट की गई। यहाँ पे बोला गया फोर्स रिक्रूटमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कॉलोनियल स्टेट, जैसे कि जो अंग्रेज हम पे शासन कर रहे थे, वो फोर्स करते हैं लोगों को आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। इसीलिए आपने सुना होगा कभी अपने दादा से या परदादा से कि पहले लोग अपने बेटों को आर्मी में भेजने से डरते थे, क्योंकि युद्ध बहुत होते थे, वार बहुत होते थे, तो बहुत सारे लोग मर जाते थे, औरतें बहुत विधवा हो जाती थी, तो लोग डरते थे कि भाई खेती कर लो या ये कर लो, बट आर्मी में मत जाओ। बट आज की सोच चेंज हो गई है। पहले अलग सोच थी, क्योंकि पहले लोग फोर्सफुली भर्ती करते थे और बहुत सारे लोग मर जाते थे। आजकल ऐसा कम होता है, तो जो लोग हैं आप ज़्यादा भर्ती होते हैं, बल्कि बहुत मुश्किल हो गया डिफेंस में जाना। रूरल एरिया केस वाइट्स, जिसकी वजह से एंगर भर गया लोगों में। देन इन 1918 एंड 1999 एंड इन 1920 एंड 1921 क्रॉप्स जो हैं वो फेल होगी, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कम हो गया इंडिया में, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो गया, जिसकी वजह से लोग भूखमरी पैदा हो गई। दिस वाज अकम्पेन्ड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। फिर उसके बाद ही इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया, जैसे अब कोरोना वायरस वाली थिंग चल रही है, उसी टाइम जब ये हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया था, जिसको बॉम्बे फीवर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अबाउट इन दोनों चीज़ों की वजह से कि भाई भूखमरी फैल गई और एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया, एक फ्लू टाइप की बीमारी होती है H1N1 टाइप, तो इस वजह से 12 to 13 मिलियंस लोग मर गए थे। तो यहाँ पे ये आंसर है, जिनके पास हेल्पिंग बुक नहीं है वो यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट थे
फर्स्ट वर्ल्ड वार के तो इम्पैक्ट क्या थे, एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन आ गई थी, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए लोन लिया गया और उसको चुकाने के लिए टैक्स इंक्रीज़ कर दिए गए, कस्टम ड्यूटी जो है वो लगा दी गई, वो बढ़ा दी गई और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया और प्राइस बढ़ गए चीज़ों के। और भाई उसके बाद हमारी जो पैदावार है वो अच्छी नहीं हुई और इसकी वजह से भूखमरी बढ़ गई और हंगर बढ़ गया, फूड शॉर्टेज होगी और उसके बाद ही फिर इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया, जिसकी वजह से अबाउट 12 to 13 मिलियंस लोग जो हैं वो मारे गए। तो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। सेकंड आता है हमारा आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया कैसे आया? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे, आपने पहले भी पढ़ा होगा 9th में या 8th में, कि भाई साउथ अफ्रीका गए थे वो पढ़ने के लिए और उनकी माँ ने बोला था, उनसे कुछ शर्तें रखी थी कि भाई आप मदिरा पान नहीं करोगे, आप किसी अंग्रेज औरत से शादी नहीं करोगे, या मतलब ऐसी शर्तें उन्होंने रखी थी, आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, ऐसा ऐसा। तो जो महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा था कि जो मज़दूर लोग हैं, जैसे पहले क्या होता था, अंग्रेज लोग कॉलोनी, बहुत सारे कंट्री ऐसी थी जिन पर उन्होंने राज कर रखा था, तो वो साउथ अफ्रीका में लेके जाते थे इंडियन सिटीजन्स को, और इंडिया से वो लेके जाते थे मज़दूरों को, और वो उनको एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवा के लेके जाते थे, एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा के लेके जाते थे। तो वहाँ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था साउथ अफ्रीका में उनके। तो महात्मा गांधी ने वहाँ पे जब वहाँ पे जो वर्कर थे उन्होंने स्ट्राइक की थी और वो उन्होंने एक रैली निकाली थी न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक, और उसमें महात्मा गांधी ने भी उनको सपोर्ट किया था सत्याग्रह के माध्यम से। सत्याग्रह एक सत्य का रास्ता है महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग, जिसमें वो नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाते हैं, जिसमें वो मार पिटाई या मतलब जैसे अब आग लगा देते हैं, गाड़ियों में आग लगा दी जाती हैं, बिल्डिंग्स जला दी जाती हैं गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं था। नॉन वायलेंट तरीके से सत्याग्रह के मार्ग पे चलते थे गांधी जी, और वो ट्रुथ, सच्चाई पे चलते थे। वो बोलते थे कि सत्याग्रह एक ऐसा रास्ता है जिसमें आपको जो ऑप्रेस कर रहा है, जो दबा रहा है, उसके कॉन्शियंस पे, उसके माइंड पे इस तरह से आप इफेक्ट डालो कि वो आपकी बात को मान जाए और आपके जो मांगे हैं उनको मान जाए और ये समझ ले कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो ये मेन मोटिव होता था महात्मा गांधी का। तो उस टाइम पे उन्होंने सबसे पहले ये जो सत्याग्रह आंदोलन है, ये मूवमेंट है, ये उन्होंने साउथ अफ्रीका में चलाई थी और वहाँ पे उनको जीत हासिल हो गई थी। तो वहाँ पे क्या है, वर्कर्स के साथ रेसिज्म किया गया था। रेसिज्म मीन्स कि भाई कुछ ग्रुप होते हैं, चाहे वो कोई कम्युनिटी हो या फिर कोई लिंगुअल ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो सोचता है कि हम सुपीरियर हैं, दूसरा इन्फीरियर है। तो भेदभाव किया जा रहा था वहाँ पे इंडियन वर्कर्स के साथ। उनमें से कुछ लॉ ऐसे थे जिसमें उन्हें 3 pound टैक्स देना पड़ता था इंडियन वर्कर्स को, और उनको न्यूलीफाई किया गया था हिंदू और मुस्लिम मैरिज को। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाई थी, जिसमें महात्मा गांधी ने भी पार्टिसिपेट किया था और उनको जीत हासिल हो गई थी। इसलिए उनको थोड़ा सा उत्साह मिला कि भाई हम, जब वो इंडिया में आए और उन्होंने देखा कि अंग्रेज कैसे उनके इंडियन सिटीजन्स के साथ बिहेव कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं सत्याग्रह मूवमेंट इंडिया में भी स्टार्ट करूं। तो ये जो उनका आइडिया है वो साउथ अफ्रीका से आया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई महात्मा गांधी जी जो है इंडिया कब रिटर्न हुए? तो वो जनवरी 1915 में रिटर्न हुए। और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट सबसे पहले कहाँ पे चलाया? तो वो चलाया उन्होंने साउथ अफ्रीका में, और ये 6 नवंबर 1913 की बात है। वॉल्स रस्ट से उन्होंने चलाया था। और ये रैली कहाँ से कहाँ निकली थी, ये है क्वेश्चन। फिर दूसरा आता है कि भाई सत्याग्रह का आइडिया क्या है? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रुथ। ये किस पे फोकस करता है? कि सत्य के अंदर एक बहुत बड़ी पावर है, एंड द नीड to search for truth is suggest that if the key cause was true, कि रीज़न अगर सच्चे हैं, if the struggle was against injustice, अगर injustice के against आप struggle कर रहे हो, then physical force was not necessary to fight the oppressor। तो आपको physical force की जरूरत नहीं है, हिंसा का रास्ता, violence का रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है oppressor के against fight करने के लिए। without seeking vengeance और being aggressive, बिना आप
उस ऑपरेसर के ऊपर दबाव डाले और बिना गुस्सा किए एक सत्याग्रही का रास्ता चुन सकते हो और आप बैटल को जीत सकते हो नॉन वायलेंस के थ्रू। ये आइडिया था सत्याग्रह का जो महात्मा गांधी अपनाते थे। तो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन बनता है इससे कि भाई क्या आइडिया था सत्याग्रह का। दूसरा बनता है कि महात्मा गांधी कब वापस आए थे साउथ अफ्रीका से और उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन साउथ अफ्रीका में चलाया था। ये क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आता है कि सत्याग्रह मूवमेंट इंडिया में उन्होंने कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड की। तो जो सत्याग्रह मूवमेंट है वो उन्होंने वेरियस प्लेस में चलाई इंडिया में। इन 1960 में वो ट्रेवल किया था उन्होंने चंपारण में, जो कि बिहार में है। और वहाँ पे जो किसान थे, पीजेंट्स होते हैं किसान जो स्ट्रगल कर रहे थे ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट, जो दबाया जा रहा था जो प्लांटेशन सिस्टम, उसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ के किसान। तो उनसे इंस्पायर होकर वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इंडिया में सबसे पहले जो सत्याग्रह आंदोलन है वो कहाँ पे चलाया गया था। वो चंपारण में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1960 में। और कई बार ये ब्रॉड क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो सत्याग्रह मूवमेंट है वो कहाँ कहाँ पे हुई थी। तो 1960 में चंपारण में, 1917 में हुई थी ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में, और 1918 में हुई थी ये अहमदाबाद में। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि खेड़ा में जो सत्याग्रह मूवमेंट चलाई थी गांधी जी ने किसानों के साथ मिलके, वो किस लिए चलाई थी? वो रिवेन्यू जो था, जो टैक्स लगाया गया था किसानों पे, वो पे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि फेलियर हो गया था, क्रॉप फेलियर हो गया था, अच्छी पैदावार नहीं हुई थी और प्लेग एपिडेमिक की वजह से किसान जो थे खेड़ा के वो नहीं कर पा रहे थे पे टैक्स। तो उन्होंने यहाँ पे रिवेन्यू कलेक्शन को रिलैक्स करने के लिए कि भाई थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दो, इसलिए उन्होंने ये सत्याग्रह मूवमेंट चलाई थी। और महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में जो मूवमेंट चलाई थी वो कॉटन मिल वर्कर्स के साथ चलाई थी 1918 में। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो 3 मूवमेंट चलाई गांधी जी ने इंडिया में, 1916 में चंपारण में, 1917 में खेड़ा में जो कि गुजरात में है, और 1918 में मिल वर्कर्स जो थे अहमदाबाद के, उनके साथ उन्होंने मिलकर सत्याग्रह मूवमेंट चलाई थी। फिर उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट चलाई थी रोवोल्ट एक्ट के अगेंस्ट, जिसको रोवोल्ट सत्याग्रह भी बोला जाता है।